नाम है। आप कहाँ से सर? तेलंगाना। साउथ। साउथ क्यों सर? क्योंकि मैं साउथ इंडिया से हूँ। पर तेलंगाना तो तमिलनाडु के नॉर्थ में है सर। पीपल ऑफ तमिलनाडु शुड कॉल यू नॉर्थ इंडियन। मे बी। आपको क्या लगता है मैं कहाँ से हूँ सर? नॉर्थ इंडिया। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि तुम्हारी हिंदी साफ है। तो हिंदी डिसाइड करती है कि कौन नॉर्थ से और कौन साउथ से? नो। सो इट्स नॉट अबाउट हिंदी ईदर। तो कैसे डिसाइड होता है सर? नॉर्थ इंडियन नहीं, साउथ इंडियन नहीं, ईस्ट इंडियन नहीं, वेस्ट इंडियन नहीं, सिर्फ इंडियन कैसे होता है आदमी? इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगता है अगर आपको हिंदी आती है मतलब आप नॉर्थ इंडियन, और आपको हिंदी नहीं आती मतलब आप साउथ इंडियन। इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं, जिसमें से 5 स्टेट्स है साउथ में। अगर इस 5 स्टेट को छोड़ दिया जाए तो रेस्ट ऑफ द इंडिया में मतलब 23 स्टेट्स में आप एक कॉमन लैंग्वेज हिंदी के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। साउथ में कौन सी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगे? कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कौन सी लैंग्वेज में? अगर एक लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करके इंडिया के 2 पार्टीशन हो सकते हैं, तो इंडिया में टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। तो इंडिया के कितने ऑफिशियली पार्टीशन होने चाहिए? ऑफिशियली छोड़, अगर हम लोग अनऑफिशियल बात करें, इंडिया में टोटल 121 लैंग्वेजेस है और 270 मदर टंग। तो इंडिया के अनऑफिशियली कितने पार्टीशन होने चाहिए? एक लैंग्वेज के वेरिएंट के ऊपर डिपेंड करके इंडिया को कभी भी डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है और कुछ एंटी नेशनल ग्रुप्स है जो चाहते ही है शुरुआत से कि साउथ इंडिया को रेस्ट ऑफ द इंडिया से अलग कर दे, और एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है जो आप लोग धीरे धीरे आगे समझते जाएंगे। पहले तो ये बता दो, इन नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया कुछ नहीं होता। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया होता है, लाइक अदर्स ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो जो लोग नॉर्थ इंडियन साउथ इंडिया करते हैं ना, आप लोग प्लीज कान खोल के सुन लीजिए, आप लोग कंप्लीटली रॉन्ग हो, पूरे के पूरे गलत। कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा था, बॉयकॉट हिंदी, इंपोज हिंदी, और इसकी शुरुआत हुई थी अमित शाह जी के एक स्टेटमेंट के बाद। हर एक स्टेट ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी, अपना अपना रिएक्शन दिया, सही बात है, दे सकते हैं। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था, हर एक स्टेट को एक दूसरे के साथ इंस्टेड ऑफ इंग्लिश हिंदी में कम्युनिकेट करना चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी लैंग्वेज है, इंग्लिश हमारी नहीं है। इंग्लिश को हम लोगों ने अडॉप्ट किया है और इंडिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है हिंदी। तो गलत का है? अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें, हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी तो एक गुजराती है, तो क्या अपना सारा स्पीच, अपना सारा भाषण वो गुजराती में देंगे, अपने रीजनल लैंग्वेज या फिर अपने मदर टंग में देंगे? कितने आदमी को समझ में आएगा? छोड़िए, मोदी जी की बात नहीं करते, नहीं तो आप लोग बोलेंगे मैं बीजेपी का अंधभक्त हूं। बात करते फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी की, वो तो एक पंजाबी थे, वो क्या अपना सारा स्पीच पंजाबी लैंग्वेज में देते थे? कितने आदमी को समझ में आएगा? अगर वो अपना स्पीच इंग्लिश में भी दे, कितने आदमी को समझ में आएगा? नॉर्थ इंडिया के बात छोड़िए, साउथ इंडिया के हर एक रूरल एरियाज में, हर एक गांव में क्या हर एक इंसान को इंग्लिश आती है? वो समझ पाएंगे? तो कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें प्रॉब्लम कहाँ है समझ में नहीं आता। अगर आप इंडिया के कोई भी स्टेट में जाते हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, कहीं पर भी आपको लैंग्वेज को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इजीली किसी के भी साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। लेकिन आप साउथ में जाइए, आप नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली साउथ में 5 स्टेट और 4 लैंग्वेज जो मेनली बोली जाती है, उनके खुद के बीच अपनी ही लैंग्वेज को लेकर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स है। आप केरल में जाइए, मलयालम में बात करेंगे, आप कर्नाटका में जाइए, कन्नड़ा में बात करेंगे, आंध्र प्रदेश में जाइए, तेलुगु में बात करेंगे, तमिलनाडु में जाइए, तमिल में बात करेंगे। अगर किसी इंसान को नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया घूमने जाना हो, किसी भी फैमिली को, किसी भी परिवार को, तो क्या पहले उसकी स्टेट की रीजनल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी या फिर इंग्लिश सीखनी पड़ेगी? एक्चुअल में ये प्रॉब्लम लैंग्वेज का है ही नहीं, इसके पीछे कुछ एंटी नेशनल काम कर रहे हैं और कुछ एंटी हिंदूस। एक लेटर है कन्नड़ा स्टेट गवर्नमेंट का, आप खुद देख सकते हैं, इसके एनवेलप के ऊपर कन्नड़ा लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन एनवेलप के अंदर जो लेटर है उसमें उर्दू में लिखा हुआ है। अगर अमित शाह जी के स्टेटमेंट से अगर आपको हर्ट होता है या आपकी मदर टंग को, आपकी रीजनल लैंग्वेज को डिसरेस्पेक्ट किया जाता है, तो ये क्या है? कर्नाटक के सीएम खुद पुलिस को कह रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं न्यूज में, जी आपको उर्दू सीखनी चाहिए। क्यों? उर्दू पोलाइट लैंग्वेज, बहुत स्वीट लगती है आपको। अगर उर्दू स्वीट लगती है तो अपनी खुद की लैंग्वेज हिंदी स्वीट नहीं लग सकती। कहाँ है आपका कन्नड़ा प्राइड? इस पूरे मैटर के पीछे एक पॉलिटिकल एजेंडा छुपा हुआ है। बात लैंग्वेज की है, ठीक है, लेकिन अलग देश बनाने की बात कहां से आ गई? एक्चुअली इसके पीछे 60 साल पुराना एक कॉन्सेप्ट द्रविड़ा नाडु काम कर रहा है, जिसका मेन मोटो ही था साउथ को इंडिया से अलग करना, और आज भी कहीं ना कहीं वो एजेंडा इसके पीछे छुपा हुआ है। आपको मैं आगे बताता हूँ ये द्रविड़ा नाडु कॉन्सेप्ट है क्या। एक्चुअली ऐसी प्रॉब्लम एक्चुअल में आई कहां से, इसको जानने के लिए हम लोग को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम की शुरुआत हुई थी ब्रिटिश रूल से।
ब्रिटिशर्स ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए इंडिया में धीरे धीरे मिशनरीज खोलना चालू किया, धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम बनाए और फिर धीरे धीरे कोशिश की इंडिया को स्किन कलर के ऊपर डिपेंड करके दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, सेम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। और इस पॉलिसी को और भी मजबूत बनाने के लिए ब्रिटिशर्स ने पहले समाज के एक तरफ ब्राह्मण्स को हायर एजुकेशन और जॉब की सुविधा दी और दूसरी तरफ समाज के बाकी हिस्सों को कोई भी फैसिलिटी नहीं। इससे सिंपल वे में भेदभाव क्रिएट हुआ और 1920s तक तमिलनाडु में 70% जॉब सिर्फ ब्राह्मण्स के पास ही थी। और इसी भेदभाव को देखते हुए 1916 में फॉर्म हुई जस्टिस पार्टी जयपुर और 1920 तक मैक्सिमम तमिलियंस का सपोर्ट लेकर इलेक्शन में जीत भी गई। इससे तमिलनाडु में भेदभाव तो खत्म हो गया, लेकिन धीरे धीरे इस जस्टिस पार्टी की लड़ाई तमिलनाडु को अलग देश बनाने की लड़ाई बन चुकी और इसके पीछे थे CN अन्नादुराई और EV रामास्वामी। और अपने इस काल्पनिक देश को सफल बनाने के लिए धीरे धीरे जस्टिस पार्टी ने तमिलनाडु के साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका सबको एक साथ मर्ज किया और तब जाके पैदा हुआ द्रविड़ा नाडु कॉन्सेप्ट। 1940 से लेकर 1960 तक ये द्रविड़ा नाडु कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हुआ तब जाकर ये द्रविड़ा नाडु कॉन्सेप्ट आपसी भेदभाव की वजह से धीरे धीरे कमजोर होने लगा। तमिलनाडु छोड़ के बाकी स्टेट्स को लगने लगा अगर CN अन्नादुराई के लीडरशिप में ये द्रविड़ा नाडु कॉन्सेप्ट सक्सेस होता है तो तमिलियंस का डोमिनेंस बाकियों के ऊपर बहुत हावी होगा। इसीलिए सबने धीरे धीरे बैकआउट करना स्टार्ट किया और साल 1963 में जवाहरलाल नेहरू ने इस कॉन्सेप्ट को ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया। लेकिन 60 साल बाद इस द्रविड़ा नाडु कॉन्सेप्ट को फिर से एक्टिवेट करने की कोशिश की जा रही है। मैंने आपको पहले ही कहा था, लैंग्वेज तो सिर्फ एक एक्सक्यूज है, इसके पीछे बहुत बड़ा खेल है। लेकिन सिर्फ द्रविड़ा नाडु कॉन्सेप्ट की वजह से साउथ और नॉर्थ के बीच इतनी नफरत नहीं है, इसके पीछे मेन रोल है मिशनरीज का। 1947 में इंडिया को आजादी तो मिल गई, लेकिन डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के साथ इंडिपेंडेंस के बाद ये मिशनरीज स्लोली अपना काम करती रही और गरीबों को मदद के बहाने स्पेशली हिंदू को टारगेट करके रिलीजन वाइज कन्वर्ट करवाने लगी। इंडिया में हर एक रिलीजन की अपनी अपनी मिशनरीज है और इसमें रिलीजन कन्वर्सन के केस में सबसे बड़ा रोल था मदर टेरेसा का। 80s और 90s के दशक में इस मिशनरीज को एक नया नाम मिला, NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जिनका सिर्फ एक ही काम था, स्पेशली हिंदू को टारगेट करना और रिलीजन वाइज कन्वर्ट करवाना और देश में कहीं पर भी सरकार कुछ भी अच्छा काम करे उसके खिलाफ खड़ा रहना और उसको प्रोटेस्ट करना। FCR मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसके थ्रू इस NGOs को बाहर से फंड मिलती है जिसका वो रिलीजन कन्वर्सन करने में ही इस्तेमाल करते हैं। इंडिया में हर साल करीबन 15 से 20 हजार करोड़ रुपए आते हैं इस NGO फंड के नाम, जिसका इनडायरेक्टली फायदा कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को भी होता है। पूरे इंडिया में करीबन 3.3 मिलियन मतलब 33 लाख NGOs रजिस्टर्ड थे, मतलब 400 आदमी के लिए 400 इंडियन के लिए एक NGO। मजाक चल रहा है यहाँ पर। लेकिन मोदी गवर्नमेंट आने के बाद इन NGOs का बुरा वक्त चालू हो गया। हाल ही में मोदी गवर्नमेंट ने करीबन 20,000 NGOs के रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाया, जिसमें से 12,500 NGOs सिर्फ साउथ के, सिर्फ 5 स्टेट के और बाकी 23 स्टेट से 7,500 NGOs। और ऐसे ही NGOs की वजह से आज साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में हिंदी भाषी या फिर रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए इतनी नफरत है, जिसका सीधा असर वहां की पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी दिखाई देता है। इसके पीछे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी एक बहुत बड़ा रीजन है। इंडिया में टोटल 552 मतलब 552 लोकसभा सीट्स। अगर आप आर्टिकल 81/2 को देखेंगे, उसके मुताबिक इंडिया में हर एक स्टेट में पॉपुलेशन वाइज उस स्टेट को लोकसभा सीट्स देनी चाहिए और आर्टिकल 82 कहता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हर एक सेंसस के बाद अपडेट करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में 1976 के बाद इसका कोई अपडेट नहीं हुआ। मतलब आज जो हर एक स्टेट में जो लोकसभा सीट्स है वो आज भी 1976 के डेटा के ऊपर आधारित। साल 2002 में एक डिसीजन लिया गया था कि 2026 के बाद इस कॉन्स्टिट्यूएंसीज को अपडेट किया जाएगा और उसके बाद जो नया डेटा आएगा उसी हिसाब से फिर से लोकसभा सीट्स का अरेंजमेंट होगा और इससे सबसे ज्यादा नुकसान साउथ में ही होगा। अगर लास्ट कुछ सालों का आप फर्टिलिटी रेशियो चेक करेंगे तब आपको पता चलेगा कैसे साउथ के हर एक स्टेट में फर्टिलिटी का रेशियो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है कंपेयर टू नॉर्थ के स्टेट। इसी वजह से जिस तेजी से साउथ में पॉपुलेशन की संख्या धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, नॉर्थ में पॉपुलेशन की संख्या धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। अगर आज भी लोकसभा सीट्स का अरेंजमेंट 2011 के पॉपुलेशन के डेटा के ऊपर किया जाए तभी भी उत्तर प्रदेश को और 8 सीट्स ज्यादा मिलनी चाहिए और तमिलनाडु को और 7 कम लोकसभा सीट्स मिलनी चाहिए और 2026 तक
ये डिफरेंस और भी बढ़ जाए। मतलब आने वाले दिनों में लोकसभा में साउथ से लोकसभा की सीट्स बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन का रेशियो बहुत कम होगा, और नॉर्थ में पॉपुलेशन का रेशियो ज्यादा होने की वजह से यहाँ की लोकसभा सीट्स भी बहुत बढ़ जाएगी। और आने वाले दिनों में अगर सेंट्रल में बीजेपी की पावर रहती है तो बीजेपी बहुत इजीली साउथ को कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि नॉर्थ में सीट्स भी ज्यादा है और नॉर्थ में बीजेपी का सपोर्ट भी बहुत ज्यादा है। और इसी वजह से वहां की लोकल या फिर रीजनल पार्टीज कभी भी नहीं चाहती कि साउथ पार्ट ऑफ इंडिया के साथ रेस्ट ऑफ द इंडिया का कोई भी कम्युनिकेशन या फिर कॉन्टैक्ट्स रहे। इसीलिए वो चाहते हैं अलग देश बनाना, और ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है मीडिया। हर एक स्टेट में अपने अपने लोकल लैंग्वेजेस के बहुत सारे न्यूज चैनल रहते हैं जो डायरेक्टली कंट्रोल करती है वहां की रीजनल पार्टीज। अब इंडिया के जितने नेशनलाइज चैनल्स हैं वो मैक्सिमम हिंदी में है या फिर इंग्लिश में। साउथ के हर एक स्टेट की रीजनल पार्टीज इसलिए जनता के मन में हिंदी लैंग्वेज के खिलाफ नफरत फैलाती है, जैसे वो लोग हिंदी ना सीखे और ना समझे और इजीली वहां के लोकल लैंग्वेज के न्यूज चैनल्स को ही फॉलो करें। और इससे वहां की रीजनल पार्टीज अपनी जनता को जो चाहे दिखा सकती है, क्योंकि उसका सारा कंट्रोल मीडिया का, वहां के लोकल मीडिया का सारा कंट्रोल तो उनके पास ही रहता है। लेकिन इस सब के बावजूद साउथ के पास एक बहुत बड़ा जेन्युइन रीजन भी है, फिजिकल ट्रांसफर एंड प्रोडक्टिविटी। इंडिया एक फेडरल कंट्री है। इंडिया के सेंटर के बिहाफ में हर एक स्टेट टैक्स कलेक्ट करती है और सेंटर में उसको सबमिट करती है, और फिर से वही टैक्स का फंड सेंट्रल हर एक स्टेट को अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन इस फिजिकल ट्रांसफर में सबसे ज्यादा नुकसान साउथ के स्टेट को ही होता है और सबसे ज्यादा सफर वो लोग ही करते हैं। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें, तमिलनाडु अगर 100 रुपया सेंटर को देती है तो उसके अगेंस्ट में फिजिकल रिटर्न में उसे सिर्फ 40 रुपया मिलता है, और जहां पर यूपी 100 रुपया देती है और उसके अगेंस्ट में उसको करीबन 180 रुपया मिलता है। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं साउथ के सारे स्टेट प्रोडक्टिविटी के मामले में नॉर्थ के बहुत स्टेट के कंपैरिजन में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, इसीलिए बहुत अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट होता है, लेकिन रिटर्न में बहुत कम मिलता है। एक बहुत बड़ा जेन्युइन रीजन है जिसको सीरियसली नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हिस्ट्री और कल्चर के नजरिए से देखा जाए तो साउथ से बहुत ज्यादा गलती नॉर्थ की है। हम सबको गुप्ता एम्पायर, मौर्य एम्पायर, हर्षवर्धन एम्पायर, मुगल एम्पायर तक पता है, लेकिन हम में से कितनों को विजयनगर एम्पायर, चोला एम्पायर, पांड्या एम्पायर के बारे में पता है? आज हम सबको रामायण, महाभारत, रामचरितमानस सबके बारे में पता है, लेकिन जेन्युइनली बताना कितने लोगों को शिलापत्तिकरम, तिरुक्कुरल, तिरुप्पवई ये सब के बारे में पता है? आज हम सबने कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई ये सब के बारे में पढ़ा है, इन सब के बारे में जानते हैं, लेकिन हम में से कितनों को सुब्रमण्य भारती, अंडाल, तिरुवल्लुवर के बारे में पता है? आज हम सबको पंडित भीमसेन जोशी, पंडित जसराज, तानसेन, कुमार गांधर्वा इस सब के बारे में पता है, लेकिन क्या हमें पता है कौन है त्यागराजा, कौन है एम एस सुब्बुलक्ष्मी, कौन है मुत्थुस्वामी दीक्षिता? हमें पता है कौन थे ज्योतिराव फुले, कौन थे राजा राममोहन राय, लेकिन क्या आपको पता है केरल के सबसे बड़े सोशल रिफॉर्मर थे नारायण गुरु? हर किसी को अपनी संस्कृति से, अपनी हिस्ट्री से, अपने कल्चर से बहुत प्यार होता है और उस पर बहुत प्राउड भी होता है। आज कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज या फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम की वजह से साउथ और नॉर्थ के बीच संस्कृति की, भाषा की, कल्चर की, हिस्ट्री की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो चुकी है, क्योंकि इसी दीवार का फायदा उठाते हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ एंटी नेशनल ग्रुप्स अपने मंसूबे को पूरे करने के लिए। इसीलिए ऐसे छोटे छोटे मुद्दों को लेकर, एक लैंग्वेज को लेकर अपने बीच लड़ाई करने की या भेदभाव करने की कोई जरूरत नहीं है। इफ वी यूनाइटेड वी स्टैंड, इफ वी डिवाइडेड वी फॉल। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये चैनल एकदम नया है तो सबका प्यार और सबकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है।